नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ख़ास तौर पर ये जंग हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान के जो मगरबी सरहद है वहाँ पर, वो फाटा हो, वो वज़ीरिस्तान का इलाका हो, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, या फिर वो बलोचिस्तान से मिलती हुई अफ़गानिस्तान की सरहद हो। मुसलसल यहाँ पर आम लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है कि किसी भी तरह से वो मज़मूम कार्रवाइयाँ कामयाब नहीं होने दी गई। ये बहुत ज़्यादा पहले की बात हो रही है कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दखल अंदाज़ी कर रहा है, फिर उसका ज़िंदा सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में बलोचिस्तान से गिरफ्तारी में नज़र आया। उसके बाद भी बलोचिस्तान के अंदर कुछ जमातें, कुछ नाराज़ लोग उनके साथ मिलकर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करते रहे। हालांकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद भी बलोचिस्तान में हालात ख़राब करने की बात भी माजी में करते रहे हैं। अब भी जो सूरत हाल पुलवामा के बाद आई और अब जो भारत के अंदर इलेक्शन है, तो फिर ये बार बार बात हो रही है कि भारत किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। वो कोशिश सरहद पर तो पूरी न हो पाई है। जहाज भेजे, जहाज अपने गिरा लिए गए, अपने फौजी कैदी करवा लिए गए, लेकिन फिर वही शातिराना अंदाज अपनाया जा सकता है और वो किसी न किसी जगह से मासूम लोगों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की बात कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। तो आज भी हज़ारगंजी में यह वाक़या पेश आया है। इसी सूरत हाल में बात करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे कुछ मेहमान भी वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे, और ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ होंगे। लियाकत शाहवानी साहब, आज जो कुछ हुआ है आपको क्या लग रहा है? क्या है, और कोयटा की सब्ज़ी मंडी जिसमें अर्ली इन द मॉर्निंग सब्ज़ी और फ्रूट की नीलामी शुरू हो जाती है, तो कोयटा के मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के लोग हैं, मज़दूर तबका है, रेडी बान हैं और दुकानदार जो सब्ज़ी, वो सुबह सवेरे वहाँ पर ख़रीदारी के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 20 बेगुनाह अफराद जो है वो जामबक हुए हैं। और काफ़ी अरसे एक पुरअमन माहौल के बाद मार्च में हमने नोट किया कि 7 इस तरह के टेररिस्ट वाक़यात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में हुए। उसमें 20 मार्च को जो लेवीज़ एहलकार हैं, 6 लेवीज़ एहलकार की किलिंग की गई थी, और फिर 27 मार्च को हमारे फोर्सेस ने वहाँ पर रेड करके 7 जो TTP के टेररिस्ट थे, जो तालिबान दहशतगर्द थे, उनको हलाक भी किया। उसमें एक आदमी ने अपने आप को खुदकुश हमले में खुद उड़ा लिया था और उनसे खुदकुश जैकेट्स वगैरह भी बरामद हुए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान उसमें बड़ा एक एक्टिव रोल है पाकिस्तान का, और जो इंडिया को एक आंख नहीं बाता। तो बज़ाहिर हमें यही लगता है कि इससे कबल भी जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, चूँकि कोयटा ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया से बहुत करीब है, सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे है, इससे कबल 90% जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उनके जो प्रिंट्स हैं, पाँव के जो निशानात हैं, वो अफ़गानिस्तान ट्रेस हुए हैं। तो इसका भी यही लगता है। और जब तक अफ़गानिस्तान का ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है, और आपने ख़ुद जो इंट्रो में जिक्र किया कि इंडिया में जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, जो इलेक्शन एग्रेशन ऑपरेशन जो उन्होंने 27 फरवरी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अटैक किया और वो सिलसिला शुरू है, और 5th जनरेशन वारफेयर ज़ाहिर है वो इसी को कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है आलात ख़राब कर दिए जाएं। तो मुझे ये उस सिलसिले की एक कड़ी नज़र आती है। सही, ठीक है। लियाकत शाहवानी साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं कि क्या मामलात हैं। बलूचिस्तान के हालात कदरे मुख्तलिफ होते रहे हैं। जो साबिका फाटा, जो खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो खैबर एजेंसी, वज़ीरिस्तान, शुमाली जनूबी रहे हैं। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। आज फिर कोयटा जो बड़े एक लंबे अरसे से
ज़ियाउल्लाह लांगू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया लांगू साहब, आपके वक्त का। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में आज कोयटा में, लेकिन बड़े एक लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि हालात बहुत बेहतर थे, बलूचिस्तान के मामलात बहुत बेहतरी की जानिब थे। ये अचानक इस तरह के वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात लग रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने कहा किसी वक्त हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों और कुर्बानियों से हालात बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। लेकिन अभी एक इंटरनेशनल, आपको पता है, वो एक वार चल रही है जिसमें बलूचिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। और अभी तक हमने तो अपनी तहकीकात कंप्लीट नहीं की, लेकिन हमारे जो भी दुश्मन के निशानात आते हैं उसके मुहर्रिकात एक ही हैं और एक ही जगह से आते हैं। सही। अच्छा लांगू साहब, अभी आप कंफर्म कर सकेंगे कि कुछ खबरें हैं कि 20 शहादतें आज के इस अफसोसनाक वाक़े में हुई हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं? बिल्कुल, इसमें 48 बंदे जख्मी हुए। अच्छा, 48 जख्मी हैं और 20 के करीब जो है उनकी शहादतें हुई। अच्छा, एक जो चीज़ हम ये देख रहे थे बलूचिस्तान में कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कदरे बेहतर है, इंटेलिजेंस सराय भी मामलात हैं, तो इस तरह के वाक़यात बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या चीज़ें हैं? क्या कोई बैरूनी हाथ है या फिर वो कुछ नाराज़ लोग हैं जो कहीं ना कहीं गाए बगाए ऐसे वाक़यात में भी माजी में भी मुलव्वस रहे? नाराज लोग नहीं होती, नाराज लोग पैरोल पर होते हैं। जिनके पैरोल पर नाराज लोग हैं इसके बाद उन्हीं का है ये। सही। तो अभी क्या इकदाम आपने सिक्योरिटी के हवाले से, खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से वो लिए हैं? हम बिल्कुल, जो हमारे कोयटा में जिन इलाकों में आलात ऐसे रहे वो हमने क्रैकडाउन का ऑर्डर किया है। अभी हम जो शोधा है उनके नमाज जनाजा और की शिरकत के लिए जा रहे हैं। सही, ठीक है। खालिद लांगू साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया लांगू साहब आपके वक्त का। और 48 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की जा रही है वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से और 20 अफराद की शहादत के बारे में बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब भी। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से भी इस पर बात करते हैं। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, क्या मामला है कि इस वक्त जो हमने माजी में देखा कि हालात पे जैसे कंट्रोल ओवरऑल मुल्क में ज़रब अज़्म ऑपरेशन और फिर उसके बाद रद्दुल फ़साद के बाद हुआ, चंद महीने पहले एक वाक़या भी पेश आया, लेकिन अब सूरत हाल कदरे बेहतर रही। अब ये वाक़यात होने के पीछे क्या मुहर्रिकात लग रहे हैं? देखिए, वाक़यात तो हैं और जो दहशतगर्द हैं ये कोई आपकी कोई इस तरह नहीं है कि आप उसको एकदम वो एवेपोरेट हो जाएं और वो ख़त्म हो जाएं। उनकी वाक़यात कहीं ना कहीं छुपे होते हैं और कहीं ना कहीं वो देखते हैं। अब जैसे सब्जी मंडी का वाक़या लोगों की शायद इस तरह ना हो, वो उसको आम उसको दहशतगर्दी में लेते हों कि आज दहशतगर्दी का एक वाक़या। सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह बोलता सबूत है कि उनका एक जवान शहीद हुआ है। इन शोधा में से एक शहीद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा इनको 55 लोग, 60 लोगों को, 80 लोगों को मुख्तलिफ गाड़ियों में इकट्ठा करके सब्जी मंडी ले जाना, जो अपनी खरीद और फरोख्त वहाँ करते, उसके बाद फिर वहाँ से उनको ले आना, ये एक हमेशा से ये रहा है। तो अब पुलिस इस चीज़ की अभी तस्दीक नहीं कर रही है, शायद वो कहती है कबल वक्त है, लेकिन मीर ज़िया लांगो जो होम मिनिस्टर है उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि खुदकुश था और वो उस मौके पर वहीं मौजूद था और उसके बाद जब आया और उसने अपने आप को उड़ा दिया। और ये वाक़या उन्होंने ये देखा कि सिक्योरिटी का रोज़ का मामूल है और वो बंदा पेनिट्रेट कर दिया। हालांकि इससे पहले हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वाले भी जो हैं वो उन एरिया में जहां पर इन ट्रेडर्स को, हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेडर्स और दुकानदार और इनको जब ले जाते और जब उनको वहां पर फल फरोश सब्जी फरोशों को वहां ले जाते तो वो उसको कॉर्डन ऑफ करते और किसी दूसरे बंदे को अनलेस अनटिल वो दुकानदार वहां मौजूद हो और किसी को वो नहीं छोड़ते। लेकिन ये पहले से वहां मौजूद, उसको पता था, वो सारा रेकी हुई होगी, वो टाइमिंग देखता होगा और इतने टाइम गुजरने के बाद उन्होंने कहा आम बंदा होगा वो भी खरीदारी के लिए आया होगा, उसने अपना हुलिया इस तरह बना लिया और उसके बाद उसने ब्लास्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये तसलसल से कोई चीजें हो रही हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बिल्कुल नाकाम हो गए या पुलिस वाले हमारे बिल्कुल जो है वो गफलत का शिकार है, ऐसा नहीं है। अपने अपने तौर पर वो करते हैं और जाहिर है ये उनके पास जो दहशतगर्द हैं वो टारगेट भी खुद चूज करते हैं, टाइमिंग का इंतखाब भी वो खुद करते हैं।
इलाके का और जगह का तयन वो खुद करते हैं अपना, तो वो उनके लिए उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन फोर्सेस क्योंकि अपने तौर पर वो अलर्ट रहती हैं और अपने अपने तौर पर क्वेटा के और बलूचिस्तान के हवाले से एफसी का बड़ा रोल है, और पुलिस के जो आपके डीआईजी अब्दुल रज़ाक चीमा बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर हैं और बड़ा टाइम उन्होंने क्वेटा में गुजार लिया, और पुलिस की जो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और कुर्बानियां भी बहुत ज़्यादा पुलिस ने जो दी हैं, और ख़ासतौर पर क्वेटा के हवाले से तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अफसरान की भी और जवानों की भी जो उन्होंने वो किया है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ ही रहेगा शहजादा जुल्फ़िकार साहब। शाहबानी साहब, एक जो चीज़ एलिमेंट हम उसको नहीं कर सकते, अभी लांगू साहब भी बात कर रहे थे कि जो पूरी एक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसके पीछे भी हमने ये देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर CIA है, मोसाद है, वहाँ पर रॉ है और वहाँ NDS है, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं वो उनका नेक्सस चलता रहा है। इवन दाइश के साथ भी मिलकर भी नेक्सस चलता रहा है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट के मामलात हों। अब उसका एक बहुत बड़ी मिसाल जब मैंने इब्तदाइये में बात की वो थी कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का अमल भी। अब आप समझते हैं कि ये इस तरह के बुज़दिलाना किस्म के अटैक, इसका सिलसिला वक्तन फ़वक्तन ये जारी रहेगा, इसके सद्देबाब के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि इस्तेमाल तो हमारे लोग अंदर से हो जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। देखिए, सद्देबाब के लिए ऑपरेशन ज़र्ब हज़्ब और ऑपरेशन रद्दिल फसाद दो बड़े ऑपरेशन शुरू किए, और उसके बाद 98% सद्देबाब यकीनन हुई और बड़े कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन हम किनार रहे। खसूसन ये वो क्वेटा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात क्वेटा में होते थे। शाम डलते ही लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो जाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है टेररिस्ट को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल है। अफ़गानिस्तान में जैसे आपने एजेंसीज़ का भी जिक्र किया और नाटो के 40 से ज़ायद ममालिक बशमूल अमरीका वहाँ पर बैठ कर भी वो तमाम जो टेररिज्म के जो वाक़यात हैं ख़ुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसको मुकम्मल कंट्रोल करना ये आसानी, और ख़ुसूसन ख़ुदकुश जो अमला आवर होता है वो तो माइंड बना के आता है और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है, और बाज़ औक़ात जब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की भी जाती है तो अपने आप को वो ब्लो अप कर देता है। जैसे लोलाई में 27 मार्च को इसी तरह का एक वाक़या हुआ जिसमें खुद को हमलावर ने गिरफ्तारी से कवल अपने आप को उड़ा दिया। तो इस तरह के वाक़यात ये पहले तो आपको याद होगा 8 अगस्त 2016 को जिस तरह सिविल हॉस्पिटल में वकला की शहादत की गई, फिर पुलिस जो है, जो पुलिस सेंटर है वहाँ पे अंदर घुस के टेररिस्ट ने अपने आप को कई एक मौके पे वहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को ब्लो अप किया और कई एक पुलिस एहलकार उसमें शहादतें हुई। पुलिस के जो एक बड़े ऑफिसर DIG ऑपरेशंस थे उस वक्त वजीर खान नासिर, कैंट के करीब उनके घर पे एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला किया गया जिसमें एक ट्रक में बारूदी मवाद लाद के उसके घर के करीब उसको उड़ा दिया गया, जिसमें मौजूदा तौर पे वो बच गए थे। इसी तरह DIG फयाज सुंबल, उसकी शहादत क्वेटा में हुई। जी बिल्कुल जी, सुंबल साहब की मैं बात कर रहा था। फयाज सुंबल साहब की शहादत जो है वो भी इसी तरह से 2014 में। बिल्कुल। तो इस हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, FC के जवान हैं, आर्मी के जो जवान हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हमेशा वो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश भी की है, और इन तमाम शहादतों में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं अगेन बड़ा अफसोसनाक वाक़या, एक भी शख्स अगर बेगुनाह मारा जाता है कि उसकी शहादत होती है तो यकीनन आज कोयटा में बरसात का मौसम था और लोग ये कह रहे थे कि कोयटा में आज आग खून और पानी की जो बरसात की वो बारिश जारी है। ज़ाहिर है लोग दुखी हैं, मैं खुद कोयटा से मेरा ताल्लुक है, ज़ाहिर है मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, वजह से भी लेकिन जब हम कंपेयर करके देखते हैं बड़ी देख रहे हैं कि वो कोयटा जो आज से तकरीबन 8 साल पहले था, आज कोयटा वो बहुत बदला। मेरा भी वहाँ जाना हुआ तो मैंने वो चीज़ें शहजादा जुल्फ़िकार के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ देखी भी, इन्होंने मुझे बताया भी कि वहाँ क्या सूरत है। मैं इस वक्त शहजादा जुल्फ़िकार साहब से बात करना चाहूँगा कि शहजादा जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त कोयटा के अवाम वो क्या सोच रहे थे कि नई हुकूमत है, चीज़ें बेहतरी, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ तो ये दहशतगर्दी के मामला थे जिससे वो निकल रहे थे, उस बात पर उन्हें इत्मीनान भी था, दूसरा कोयटा की तरक्की के हवाले से काम होना था। अब इस तरह के वाक़यात के बाद
वहाँ की सूरत हाल, वहाँ का आवाम, वहाँ के नौजवान और ख़ास तौर पर फिर हज़ारा बरादरी जिसे टारगेट भी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, क्या तासुरात इस वक्त है? देखिए, तासुरात तो इससे पहले तो लोगों के जहन में तासुर था। हज़ारा बरादरी वो कहते थे कि वो अब ये पास्ट की हिस्ट्री है कि इतने उनकी टारगेट किलिंग होती थी, उनके इज्तिमात को निशाना बनाया जाता, मजहबी सियासी इज्तिमात को, उनके यानी यहाँ तक कि खवातीन को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उनको गाड़ी में निशाना बनाया, बसेस में, मोटरसाइकिल पे निशाना बनाया। वो शायद वो है। अब काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई, लेकिन यह है कि इसने एक नए सोच और फिक्र में डाल दिया लोगों को कि ये वाक़या इस तरह है। इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा है? सलमान बाद में आपको याद दिलाऊं, और आपका खासकर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि सलमान बादीनी जो है, जिसमें एक फौज के बहुत सीनियर अफसर जो है वो शहीद हुए थे, कर्नल सोहेल जो हैं, और उन्होंने वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन इस लिहाज से किया था कि सलमान बादीनी जो बहुत से वाक़यात का मास्टरमाइंड था और उसने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद जो है काफ़ी गैप आ गया था। और ये खुद पुलिस हुकाम और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मानती है, और जो सिक्योरिटी के अदारे इसके लोग हैं, कि ये इस तरह नहीं है कि एक को आपको ख़त्म कर दें उसके बाद वो चीज़, वो ज़रूर होता है कि कुछ अर्से बाद वो दूसरा को ट्रेन करके दूसरा लोग उतार लेते हैं, दूसरे लोगों को उतार लेते हैं मैदान में। लेकिन इस हद तक कम अज़ कम ये है कि एक दरमियान में गैप आ गया था, लेकिन अब दोबारा आ गया। तो अब इसका मतलब है, हम ये एनालाइज कर सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने फिर किसी दूसरे ट्रेन बंदे को सौंप दी है वो क़यादत, और उनको आगे कर दिया। अब ये हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं और हमारी पुलिस है दोबारा से अलर्ट हुई है और इस चीज़ को सर जोड़ के बैठेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है। अपने अपनी इंटेलिजेंस जो सोर्सेज हैं उनको दोबारा एक्टिव किया जाए और उस चीज़ को देखा जाए और उनका पता लगाया जाए, फिर दोबारा से कौन एक्टिव हुए, क्योंकि और ये भी ज़हनी तौर पर तैयार होंगे कि इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। सही, बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है और इसी से मिलती जुलती कुछ बात भी आज हम बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे बेटा। और लियाकत शाहवानी साहब, आज आसिफ जरदारी साहब एक बात की उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन जो अमल है वो करने में नाकाम हुई है। शुरू से जब नेशनल एक्शन प्लान का आगाज़ हुआ था उसके कुछ हिस्से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे वो कर रहे थे, चाहे वो रद्दुल फसाद के मामलात हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मुख्तलिफ हैं, वो चीज़ें चल रही थी। कुछ और नकात थे वो शायद हुकूमतों के थे, सूबाई हुकूमतों या वफाकी हुकूमतों के, वो कदरे सुस्त रवि में थे। तो अब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल होना बहरहाल ये भी शुरू से सवाल रहा है, पिछली हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी। आप समझते हैं इसमें संजीदगी कदरे कम है? मैं ये नहीं कहूँगा कि है नहीं, कदरे कम है संजीदगी इस अमल के अंदर। देखिए, जरदारी साहब अगर ख़ुद भी संजीदा होते हैं नेशनल एक्शन प्लान के साथ, कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कह सकता कि अगर मौजूदा और साबिका हुकूमत गैर संजीदा थे तो पीपल्स पार्टी इसमें संजीदा, गो कि वो भी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी नेशनल एक्शन प्लान का जो नाम है उसको बतौर कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने जो उनके मुकदमात हैं उसमें रिलीफ के लिए वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। अगर वो भी संजीदा हो, मौजूदा गवर्नमेंट भी संजीदा हो, PMLN आज भी अपोजिशन का हिस्सा है, ये एक कलेक्टिव इशू है। और इस नेशनल एक्शन प्लान को गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने, आपको याद होगा, पास किया था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के नेशनल एक्शन प्लान का जो स्ट्रैटेजी है उसको उसमें उन्होंने कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके खात्मे के लिए गवर्नमेंट भरपूर इकदाम करेगी, जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसको बेहतर करेगी, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत ने नेक्टा का जो फंड है, आप बजट में देख लें 2017 का, कि नेक्टा का जो बजट है उसको 90% उसको उसमें कट लगाया था। तो और फिर हुकूमतों के अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को देखते हैं। फिर जब ये पनामा में मुकदमात में नवाज शरीफ फंस गए तो वो अपने ही मामलात में इस तरह लग गए कि नेशनल एक्शन प्लान पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ये भी तो अच्छा हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो आर्मी जो कोर्ट्स हैं वो इनिशिएट हुए और उसमें फिर काफ़ी जो टेररिस्ट हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया, एक खौफ टेररिस्ट पे तारीख की गई। और आज भी
ये ज़रूरत है जिस पर पार्लियामेंट जो है खसूसन अपोजिशन ब्लैकमेलिंग कर रही है और आर्मी कोर्ट्स को जो एक्सटेंशन नहीं देना चाह रहा है, तो ये वो इश्यूज हैं जिस पे न साबिका जो PMLN गवर्नमेंट है न वो संजीदा थे। मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जिस तरह के इकदाम करने चाहिए थे बहरहाल उस तरह के इकदाम नहीं किए गए, लेकिन वक्तन फवक्तन प्राइम मिनिस्टर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उसका जिक्र जरूर करते हैं और एक कमिटमेंट का इहादा करते पहले हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो है वो एक इजलास भी किया गया और उसमें भी ये बात की गई है। और आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अहम खबर है कि तालिबात जहां पर नंबर्स में बाजी ले जाती हैं मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में, वहां पर नकल में भी बाजी ले गई हैं। आज सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात और मैट्रिक के इम्तहानात में तालिबात के इम्तहानी मरकज़ में बगैर किसी खौफ के नकल जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें और मौज़ूआत हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहांगीर तरीन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदगान से मुल्तान में। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ मामलात पाकिस्तान के हवाले से। एक तो FATF का मामला है जिसमें पाकिस्तान अब यकीन दहानियाँ भी करवा रहा है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अब पूरी दुनिया में वो भी बहरहाल नज़र आनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से मामलात को बेहतर कर रहा है। दूसरा मामला इस वक्त भारत में इंतखाबात और इंतखाबात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा चंद दिन पहले ये बात भी कर चुके, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भी ये बात कर चुके कि ये एक हफ़्ता जो है वो ख़ासा होशियार रहने का, ख़बरदार रहने का है, क्योंकि मोदी किसी भी किस्म का कोई ना कोई मिस एडवेंचर ज़रूर कर सकते हैं। और आज जो हज़ारगंजी में कोयटा में वाक़या पेश आया है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं ये तो अगले आने वाले दिनों में जैसे तफ्तीश और तहकीक होगी तो वो भी मालूम होगा। लेकिन माजी में जो हज़ारगंजी कोयटा के अंदर होने वाले वाक़यात हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर भी शामिल हाल रहा है। लेकिन भारत के इंतखाबात में जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो है वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल और इलेक्शन का बायकॉट। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ये दावा कर रही है कि वो कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के मामलात को भी हल करेगी और यही कुछ बयानात मिलते जुलते पाकिस्तान की क़यादत से भी आए हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तर्जकार हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। सर, ये एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि भारत के अंदर इंतखाबात और इंतखाबात से बहुत पहले वो पाकिस्तान मुखालिफ इंतखाबात की पूरी लहर और पूरा एक टेम्पो बनाया गया। उसके बाद जो सूरत हाल हुई, जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई भारतीय फ़ौज की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से, वो जो जवाबात हुए, अब भी सूरत हाल वो ये है। जो मोदी का ग्राफ है वो भी इस सारे एडवेंचर के बाद कदरे बेहतर भी हुआ है। पाकिस्तान के लिए मोदी का जीतना क्या वाकई कुछ बेहतर है कि कश्मीर के मामलात हल हों, क्योंकि एक इंतहा पसंद जमात का होना जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसी चीज़ तो मोदी ने नहीं की जिससे ये अंदाज़ा हो कि उसका स्टांस बदला है या वो कोई कश्मीर के ऊपर कोई मामला फहमी करना चाहता है। ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो हमारी लीडरशिप बयानात दे रही है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये गुगली है, ये मोदी को एक तरह से उन्होंने एक ऐसा चक्कर दिया है जिससे कि एक कंट्रोवर्सी इंडिया में खड़ी हो गई है उसके ख़िलाफ़, जबकि वाज़ेह नज़र आता है हकीकत को अगर सामने रखा जाए तो मोदी ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसमें तो उसने आर्टिकल 375 और 35A को ख़त्म करने की बात की है, जिससे दो चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बाकायदा बनाना चाहते हैं, जो उसका स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म करना चाहता है अपने टेन्योर में, उसने कोई इस पर लगी लिपटी नहीं रखी। दूसरी तरफ यह है कि 35A ख़त्म करने से कश्मीरी की जो शहरियत के बारे में डेफिनीशन और जो शराइत दी गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नतीजा ये है कि कोई भी शख्स आके कश्मीर में रहे तो वो उस वक़्त कश्मीरी कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि आप कश्मीर में आबादी का तनासब बदल सकते हैं, बाहर से ला के वहाँ पे लोगों को आबाद करें तो वो आर्टिकल वो आइन की रूह से खुद कश्मीरी बनते जाएंगे। सो ये वो चीज़ है जो कि मोदी करने जा रहा है।
फिर उसके साथ साथ ये है कि कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी है उसको वो कहता है जी दहशतगर्दी और पाकिस्तान करा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्दी के ऊपर अगर आप जंग करते हैं तो फिर आप ताकत से कुचल सकते हैं उसको, क्योंकि दहशतगर्दी तो आपने कुचलनी है। वो जंग आज़ादी है जिसको आप कुचल नहीं सकते, जिसके बारे में आपको इख्तियार नहीं कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें और हर तरह के हथियार इस्तेमाल करते रहें। वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है। इवन पैलेट गन्स पे हम एतराज़ करते थे, तो अगर वो दहशतगर्द कहलाएंगे तो फिर तो उनके ऊपर आप हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि एक तरफ वो ताकत से कुचलना चाह रहा है कश्मीरियों को, दूसरी तरफ उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके उसको भारत का हिस्सा करना चाह रहा है, और आप बातें कर रहे हैं उससे हल करने की कि अगले इलेक्शन के बाद वो हल कर देंगे। सही, तो वो इसमें मुझे तो कोई हकीकत नज़र नहीं आती। इस पर भी बात करते हैं और FATF का मामला भी है, उस पर भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, बात वहाँ आपकी भी कटी, लेकिन पाकिस्तान FATF के हवाले से जो है वो अभी तक मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें भी हैं। तमाम तर मामलात के बावजूद क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ से, इस गर्दाब से निकल नहीं पा रहा है? देखिए, बात यह है कि इसमें दो बुनियादी इशू हैं। कुछ तो हमारी कमज़ोरी है कि कवानीन तो हमने बनाए, बहुत सारा काम इस पे हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, नीचे से, वो वहाँ पे हम इंश्योर नहीं कर सके। और उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि कवानीन तो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। और प्रोविंसेस में आपको पता है कि हालात क्या हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के फेक अकाउंट्स के केसेस भी धड़ाधड़ चल रहे हैं, और उसके साथ साथ ये है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट को वो कॉपरेशन भी नहीं मिलती वहाँ पे। सो ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं जहाँ इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वरना आपके कवानीन जो हैं वो आपने पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे मजबूत कवानीन बना लिए जिसकी रूह से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती थी। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है या सूबाई हुकूमतों की नहीं है तो ये इशू आ जाता है। दूसरी तरफ बात यह है कि यहाँ जब हमें FATF में रेफ़र किया गया, अमेरिका ने रेफ़र किया था, तो ये कोई उस वक़्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हमारे को लोग पकड़े गए थे टेरर फाइनेंसिंग में, तो हमें कहा गया कि जी आप FATF में आके जवाबदेही करें। वो नहीं था, ये एक पॉलिटिकल इशू था। अमेरिका हमें अंडर प्रेशर लाना चाहता था इंडिया के लिए, और इंडिया जो है वो आपको इकोनॉमिकली तबाह करना चाहता है। सो नेचुरली एक मिल के एक मूव की गई और पाकिस्तान को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा किया गया। ये वो सूरत हाल है। अब जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर का ताल्लुक है या उनके डिज़ाइंस हैं, वो तो वो जारी रखेंगे। हमें अपने आप को अपनी मफाद में इन चीज़ों से गिरदाब से निकालने के लिए हर तरह की दो चीज़ें आपने जो बड़ी अहम की हैं, एक तो बैरूनी प्रेशर है, एक जो हमारा अपनी भी कुछ गलतियां हैं, और फिर जो आप कह रहे हैं जो गैप है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान, वो बहरहाल उसको भी ख़त्म करना, क्योंकि इससे निकलेगा तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको भी गेज उसी तरह से किया जा रहा होता है। वक्त की भी कमी हुई है। बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार और मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। सोमवार को फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों और तर्जुमों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।